दोस्तों नमस्कार। अमेरिका को चाहिए कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय ताकत की साख बरकरार रहे, जो इस युद्ध में डामाडोल हो चुकी है। अमेरिका को चाहिए कि मिडिल ईस्ट देशों के भीतर जो सवाल अमेरिका को लेकर उठ रहे हैं वो शांत हो जाएं और पुरानी परिस्थितियों में लौट आए। अमेरिका को चाहिए कि मिडिल ईस्ट में उसका वर्चस्व बरकरार रहे। अमेरिका को चाहिए कि दुनिया में एनर्जी यानी तेल की बिक्री पेट्रो डॉलर के हिसाब से ही चले। अमेरिका को चाहिए कि नाटो या वेस्टर्न कंट्रीज हर हाल में कम से कम इस युद्ध के बाद उसकी ताकत और उसकी कूटनीति की प्रशंसा करें। अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका के भीतर मैसेज यही जाए कि दरअसल ट्रंप ने यह युद्ध सोच समझकर शुरू किया और इसका अंत मध्यस्थता के जरिए भी सोच समझकर ही हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को चाहिए कि हर हाल में उसकी क्षेत्रीय महत्ता इस वक्त ताकत के साथ स्थापित हो जाए। ईरान को चाहिए कि होर्मुज रूट अब उसके पूरे तरीके से नियंत्रण में रहे, यानी जो एनर्जी का सवाल अमेरिका के सामने है उसमें सामने ईरान खड़ा है। ईरान को चाहिए कि मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी वर्चस्व रहे या ना रहे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश ईरान के साथ कूटनीतिक तौर पर और मल्टीलैटरल नहीं बल्कि सीधे तौर पर संबंध बनाने की स्थिति में आ जाएं, यानी आपसी संबंध हर देश के साथ सीधे बने। ईरान को चाहिए कि इजराइल जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हमले करते रहता है, अब यह खुला मैसेज जाना चाहिए कि हर हाल में इजराइल की मौजूदगी मिडिल ईस्ट देशों के लिए खतरनाक है, यानी उसकी अपनी ताकत उसके अपने देश के भीतर ही सिमट कर रह जाए। और इस पूरी कतार में सिर्फ अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने नहीं है, बल्कि शर्तों की फहरिस्त तले दोनों में टकराव इतना ज्यादा है कि दरअसल भरोसा ईरान को बिल्कुल नहीं है। अमेरिका हर हाल में इस युद्ध को लेकर समझौते की नीति के आश्रय जल्द से जल्द सब कुछ समेटना चाहता है, या फिर आने वाले वक्त में जब वो चाल चले तो ऐसे में ईरान कमजोर नजर आए, कुछ इस तर्ज पर वह इस्लामाबाद में खुद को दिखाना चाहता है। और शायद इसीलिए जो नाम सामने है उसमें सिर्फ जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुश्नर या ब्रेंट कूपर नहीं है। इसके अलावे भी लगभग 17 और अधिकारी अमेरिका के इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीफाफ हो, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हो, या फिर उप विदेश मंत्री मजिद तख्त खांची हो, या फिर आईआरजीसी के यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ही क्यों ना हो, चीफ कमांडर, उनकी भी मौजूदगी क्यों ना हो, इतना भर नहीं है। 171 लोगों का यह प्रतिनिधिमंडल है जो ईरान से पहुंच गया है इस्लामाबाद में। बात यही नहीं रुकती है और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने के दो मतलब होते हैं। जो भी समझौता हो उसमें ईरान के भीतर हर वो खांचे में सहमति होनी चाहिए, और हर खांचे की अपनी जरूरत है। उसमें चाहे रेवोल्यूशनरी गार्ड हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, चाहे आरजीसी के गार्ड के तहत आने वाले उसके जो अलग अलग विंग हो वह भी क्यों ना हो, और जो मुश्तबा खामनेई की जो अपनी पूरी टीम है उसके भी प्रतिनिधियों की मौजूदगी, और इन सब के बीच जो उनके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट विदेश मंत्रालय से हटकर खाड़ी देशों का संभालते हों, और जो इजराइल को लेकर काम कर रहे हों, जो तुर्की और मिस्र के साथ काम कर रहे हो, जो इस दौर में लेबनान के साथ काम कर रहे हो, कमोवेश वह पूरा का पूरा हिस्सा उठकर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। लेकिन परिस्थिति सिर्फ इतनी भर भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो जानता है आर्थिक मुद्दों को लेकर, सामरिक मुद्दों को लेकर, डिफेंस डील को लेकर, मिडिल ईस्ट की डील को लेकर, वेस्टर्न एशिया के भीतर इजराइल की मौजूदगी के असर को लेकर, नाटो और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भविष्य में समझौतों को लेकर, और उन तमाम परिस्थिति में जो दुनिया के भीतर G7, G20, एशियान हो या फिर क्वाड ही क्यों ना हो, और ब्रिक्स जो चुनौती के तौर पर खड़ा हो रहा है, इसको काउंटर करने वाले अधिकारियों की मौजूदगी भी इस बातचीत में है।
यानी पहली बार एक ऐसी बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है जिसमें आमने सामने दोनों गुटों के प्रतिनिधि बैठेंगे तभी जब भरोसा होगा कि समझौते की दिशा एक है। और समझौते की दिशा एक कैसे होगी, यह भी महत्वपूर्ण है कि होटल एक है, कमरे अलग अलग हैं। उन कमरों के जरिए संवाद मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, या फिर सेना प्रमुख असीम मुनीर हो, या फिर फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असीम मलिक हो, चारों की मौजूदगी के बीच डेलीगेशन जो ईरान से आया है वो अपने मुद्दों को रख चुका है। जो बैठक सुबह 8 बजे होनी थी वह दोपहर के बाद शुरू हुई। उसके बाद जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल निकल कर आया है वो मुलाकात कर रहा है इन्हीं मध्यस्थ करने वाले 4 लोगों के साथ। जो मैसेज कन्वे यहां पर होगा वो मैसेज अमेरिका का मैसेज ईरान को बताया जाएगा और ईरान का मैसेज अमेरिका को बताया जाएगा, और जिन्हें बताया जाएगा वह प्रमुख कतार में है। यानी जो लीडरान है, जो चेहरे हैं, जो इस बातचीत के चेहरे के तौर पर रखा गया, उनके सामने यह मैसेज आएगा। उनके जरिए जो संवाद होगा वो संवाद फिर से दोबारा पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है और उसमें वह सहयोग तुर्की और मिस्र की भी ले रहा है। यह सहयोग के बीच में इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे मिडिल ईस्ट की कतार साथ खड़ी, और पाकिस्तान इस हकीकत को जानता है कि सऊदी अरब के साथ उसके मिलिट्री पैक्ट है। वो जानता है कि तेहरान के साथ उसके हिस्टोरिकल रिलेशन है। वो जानता है वाशिंगटन के साथ उसके इस वक्त अच्छे संबंध हैं। वो जानता है कि चाइना की भूमिका बहुत बड़ी है और वो पर्दे के पीछे सब कुछ देख समझ रहा है। और चाइना से गुहार लगाने के बाद जो पाकिस्तान ने लगाई, उसी के बाद चाइना ने जो पहल की, जिसके बाद तेहरान ने बातचीत की सहमति जताई, यानी चाइना की भूमिका भी है। और इस पूरी कतार में तुर्की, मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी इस पूरे इलाके की मौजूदगी, अमेरिका और ईरान की भविष्य की रणनीति, मौजूदा वक्त में इस युद्ध से हुई हानियों की परिस्थिति, वो पहले खेप में रखा जा रहा है। शायद इसीलिए जो सवाल यह है कि इसको प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कह रहे हैं। शुरुआती दौर में अलग अलग कमरों में मौजूदगी और जो मध्यस्थ करने वाले लोग हैं उनके जरिए संवाद सामने वाले से कायम करना। यह ओरिजिनल टॉक्स तब परिस्थिति शुरू होती है जब आंखों से आंखें मिलने लगती है। टेबल के उस पार अमेरिका है तो इस पार ईरान है, यह स्थिति आनी चाहिए। लेकिन अपने तौर पर ईरान जिन परिस्थितियों के साथ निकल कर आया है और आने से पहले जो उसने 2 शर्तें बताई, वो शर्तें अमेरिका को माननी पड़ी। वो उसका धन जो फ्रीज किया गया था, जो उसकी पूंजी फ्रीज की गई थी, जो मिडिल ईस्ट के भीतर थी, कुछ पाकिस्तान की भीतर से निकलते हुए अमेरिका तक थी, सब फ्रीज किए हुए धन को मुक्त किया गया। जो लगातार हमले हो रहे थे लेबनान पर, उसको रोका गया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत, फिर हमने कहा, इतनी आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर एक एक पॉइंट्स को देखा जा रहा है तो जो 10 पॉइंट या 15 शर्तें अमेरिका की हैं, इन दोनों के बीच अगर खड़े होइएगा तो आपको मेजर पॉइंट्स नजर आने लगेंगे। और उस पर सहमति तभी, या सहमति तो दूर की बात है, बातचीत तभी जब पहले भरोसा जाग जाए। जो भरोसा अभी तक क्यों गायब है, उसकी एक बहुत ही संवेदनशील तस्वीर तब नजर आई जब जिस विमान में बैठकर ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंचे, विमान बड़ा है, लोग कम थे, बाकी सीटें खाली थी। जी नहीं, खाली नहीं थी। उन सीटों पर तस्वीरें चस्पा थी। उन तस्वीरों की सीट पर बैग रखा हुआ था स्कूल का, किसी के जूते, किसी की किताब, किसी का बैग, फूल रखे हुए थे। और एक मैसेज था कि जो मिनाब में हुआ, वहां पर जितनी बड़ी तादाद में जो बच्चियां मारी गई, उनको साथ लेकर हम इस बातचीत में जा रहे हैं। यह पहला मैसेज उस अविश्वास का है जिसमें अमेरिकी मिसाइल के जरिए जिस स्कूल को निशाने पर मारा गया और 150 से ज्यादा बच्चियां मौत के घाट उतार दी गई, उन बच्चियों की भावनाओं के साथ
यह विमान इस्लामाबाद पहुंचा। एक क्षण के लिए इस विमान के भीतर की तस्वीरों को देख लीजिए। मामला सिर्फ भावनात्मक तौर पर या ईरान के भीतर जो सामाजिक संकट है, जो वहां पर रिलीजियस एस्पेक्ट में लोगों का जुड़ाव है और उसके बाद जो उठते हुए सवाल हैं, उन सवालों के साए तले बीते 47 वर्षों से या कहें एक लंबे दशकों के दौर में ईरान ने अमेरिकी दबाव को झेला है। और उस पूरी परिस्थिति को अगर समझे तो इस वक्त जो मोहम्मद गलिफाफ जो अगुवाई कर रहे हैं, जो संसद के अध्यक्ष हैं, एक वक्त वह रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर भी रह चुके हैं, तालिबान के मेयर भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने संसद का रास्ता पकड़ा और दूसरी तरफ उनके साथ अब्बास अगराची जो विदेश मंत्री हैं, ये कई देशों में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और तमाम परिस्थितियों में कई ऐसे मौके आए उस दौर में जब अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों का इन्होंने सामना किया, यानी कूटनीति और डिप्लोमेसी के आश्रय सामरिक संबंध किस दिशा में कैसे ले जाए जाते हैं, दोनों बाखूबी वाकिफ हैं। दूसरी तरफ जेडी वेंस हैं। जेडी वेंस राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कितने माहिर हैं, असल परीक्षा उनकी इसी संवाद वार्ता में होनी है। स्टीव विटकॉफ को अनुभव जरूर है, लेकिन जेरेड कुशनर जो दामाद भी हैं और सीनियर एडवाइजर भी हैं ट्रंप के, उनके आश्रय भी उस कूटनीति के महत्व को सिर्फ इस रूप में समझा जा सकता है कि ट्रंप ने कुछ गाइडलाइंस दी, हम उसी गाइडलाइंस पर रहेंगे। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि खुद ट्रंप अमेरिका में बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं, जिसको बार बार जेडी वेंस भी दोहरा रहे हैं कि होमर्ज रूट क्लियर कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में माहिर विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अदराची वो कहते हैं कि देखिए, हमने बंद किया या नहीं किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल है आप कहते हैं तो हम खोल दे रहे हैं, लेकिन खोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहां पर जो बारूदी सुरंग है, जो माइंस है, वो हमारी जानकारी में अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, कहां कहां बिछी हुई है। तो अगर हम खोल देंगे और कोई जहाज टकरा गया तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन लेगा? डिप्लोमेसी का यह तरीका इतना शातिर है या फिर इतना तीखा है कि अमेरिका भी कह सकता है नहीं नहीं खोलिए मत, या उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाएगा। ठीक है, जब आप गारंटी ले लें तो गारंटी लेने के लिए वक्त चाहिए, और वो वक्त इस बातचीत की मियाद पर ही टिका हुआ है। यानी बातचीत कितनी लंबी चलेगी। और पहले राउंड में जो प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, हसीम मुनीर, सेना प्रमुख और विदेश मंत्री इशहाक डार से मुलाकात करता है और एनएसए की मौजूदगी उसमें होती है, यानी असीम मलिक की मौजूदगी होती है, उसके बाद जब अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मिलता है तो उसके बाद अभी संवाद की परिस्थिति और शाम से शुरू होगी, जो देर रात तक चलेगी, जो कल तक एक ऐसी परिस्थिति और भरोसा जगा पाएगी या नहीं जगा पाएगी। शायद इसी परिस्थिति में यह पूरी बातचीत चल निकली है। यानी एक ऐसी बातचीत है जिसमें आमने सामने बैठकर बात नहीं है, जिसमें दी गई शर्तों के काउंटर में डिप्लोमेसी के तौर तरीके युद्ध की स्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं। और इन युद्ध की परिस्थितियों में दुनिया के वो देश जो प्रभावित हैं या युद्ध में कहीं ना कहीं वो शरीक नजर आ रहे हैं अप्रोक्ष तौर पर, उसमें आप चीन का नाम ले सकते हैं, उसमें आप मिडिल ईस्ट देशों में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम ले सकते हैं, उसमें आप तुर्की और मिस्र का नाम ले सकते हैं, क्योंकि सबकी भूमिका इस बातचीत और डायलॉग के बीच और डायलॉग के पीछे की परिस्थितियों को, डायलॉग के बाद कौन सा रिजल्ट निकलेगा उसको संभालने वाली भी है। संभालने का मतलब यह होता है कि अगर चीन
हथियारों को खुले तौर पर अब ईरान को दे रहा है और इस बातचीत के वक्त भी उसके जहाजों की आवाजाही तेहरान में हो रही है, तो मैसेज बहुत साफ है कि तैयारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, तैयारी तो अपने तौर पर ईरान भी कर रहा है। यानी बातचीत अगर ना हो तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए दोनों देश क्या तैयार हैं? जेडी वेंस जब आज इस्लामाबाद में पहुंचे, उस वक्त उनका स्वागत रेड कारपेट पर किया गया। जेडी वेंस जब वाशिंगटन से उड़ान भर रहे थे और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो इन दोनों परिस्थितियों में अमेरिकी शर्तों का मतलब सिर्फ तीन था। पहला था हर हाल में होर्मुज़ रूट को खुलवाना, दूसरा है न्यूक्लियर इनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम को रुकवाना, और तीसरी परिस्थिति है कि जिस ताकत की खोज अपने तौर पर टैक्स वसूली से लेकर अपनी करेंसी में टैक्स लगाने की सोचना और इसके आसरे जो नए संबंध अपनी इकोनॉमी के लिए संभालना, उसको अमेरिका पर आश्रित कर दिया जाए, कुछ इसी भाव में जेडी वेंस की पूरी बातचीत की थ्योरी है। लेकिन सवाल है कि सीज फायर की अपील की किसने? युद्ध जीता कौन? युद्ध जीतने से बाहर निकलना कौन चाहता है? दुनिया के सामने बार बार सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? और खुद अपने ही देश के भीतर कौन घिरा हुआ है? और अपने ही सहयोगी साथी जो युद्ध में शामिल हैं, उनको लेकर सवाल पूरी दुनिया क्यों उठा रही है? तो वो अमेरिका है। और इन तमाम गठरी को लिए हुए जेडी वेंस इस बातचीत की बेच तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी भरोसा ईरान का जगा नहीं, तो वो सामने नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के सामने जो चुनौती है, वो बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उसे एक गारंटी चाहिए। एक ऐसी गारंटी जो गारंटी उसे सीज फायर को लेकर बातचीत के लिए रास्ता खोलने के लिए युद्ध बंद करने को थी। अमेरिका को मानना पड़ा। जो बातचीत यानी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो उसका कहना था लेबनान पर लगातार जो अटैक हो रहा है वो बंद हो, और जो फ्रीज किया गया उसका पैसा है उसको खोल दिया जाए, खोल दिया गया। अब यहां से बात शुरू होती है। जो उसके डेलीगेशंस में शामिल है उसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वहीदी भी शामिल हैं। उसके अलावे भी 170 लोग हैं जो हर क्षेत्र को देखते परखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर किसी भी देश के भीतर का हर विभाग जो होता है वो उस विभाग में अपने तौर पर विशेषज्ञता हासिल किए रहता है और उस देश के साथ वह लगातार संपर्क में रहता है कि भविष्य में उसकी अपनी कूटनीति की दिशा क्या होगी, जो उसकी विदेश नीति और मौजूदा वक्त में तो अर्थनीति को भी तय करती है, यानी इकोनॉमी भी तय करेगी, खास तौर से जब अमेरिका उसी रास्ते पर है और दूसरी तरफ उसी तर्ज पर जब चीन भी खड़ा है। तो बच्चियों की भावनाओं के साथ जहाज में इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जहन में जो 5 सवाल हैं वो बहुत साफ तौर पर है। यूरेनियम इनरिचमेंट, हम उसका क्या उपयोग करेंगे? वो एनर्जी के लिए उपयोग होगा, बम के लिए उपयोग होगा? इसके लिए तो बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन है। लेकिन आप हमारे जो 60% इनरिचमेंट है उसको आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं? उस पर कैसे बातचीत की जा सकती है? उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश का अपना सुरक्षा के लिए एक अपना डिफेंस प्रोग्राम होता है। मिसाइल प्रोग्राम उसी का हिस्सा है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जो इस दौर में हमारे ऊपर सैंक्शंस बरसों बरस के लगाए गए, हमने जो नुकसान उठाया है उसको हम एक झटके में भरपाई कैसे करेंगे? मदद करनी होगी। अन्यथा हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत जब दुनिया के सामने संकट है और हम केंद्र में खड़े हैं तो हम उससे डिगेंगे नहीं। और इसके साथ साथ जो होर्मुज़ रूट का सवाल है उससे तो डिगने का सवाल नहीं है। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में ये 4 मैसेजेस जो हैं वो इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अमेरिका का रुख इन 4 मैसेजेस में कम से कम 2 मैसेज को लेकर तो सीधे तौर पर टकरा रहा है। वो यूरेनियम इनरिचमेंट
और होर्मुज रूट को लेकर है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी भावना भी, अगर अमेरिका को लगता है यह बातचीत सफल हो जाए तो उसका कद बड़ा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ ईरान भी चाहता है बातचीत तभी सफल हो, या बातचीत सफल होने का मतलब उसकी अपनी उन परिस्थितियों को दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता मिल जाए जो मान्यता एक वक्त आयतुल्ला अली खामनई के वक्त थी या खुमैनी के वक्त हुआ करती थी, जिस ताकत के साथ वो खड़ा था, यानी विचारधारा के स्तर पर, गवर्नेंस के स्तर पर, क्षेत्रीय ताकत के तौर पर, सिविलाइजेशन के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आर्थिक संबंधों के आश्रय। यही मैसेज लेकर जब इस्लामाबाद में सुबह सवेरे का वक्त हो रहा होगा, उस वक्त जहाज पहुंचा था ईरान से। यानी ध्यान दीजिए, तो इस वक्त पाकिस्तान की जिम्मेदारी कहीं बड़ी है, डिप्लोमेटिक स्तर पर, संबंधों के आश्रय। और पाकिस्तान भी इस हकीकत को जानता है कि उसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां हो या फिर जो उसकी डिपेंडेंसी खाड़ी देशों के ऊपर है, वो चाहे फ्यूल को लेकर ही क्यों ना हो, जो 80% एनर्जी आती है वह खाड़ी देशों से ही पाकिस्तान को पहुंचती है। पाकिस्तान कर्ज में भी डूबा हुआ है मिडिल ईस्ट देशों के तहत। इस दौर में अमेरिका के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ जरूर हुए हैं, लेकिन तेहरान के साथ तो उसके हिस्टोरिकल संबंध हैं। और इस पूरे इलाके में, यानी जिस अरब वर्ल्ड का जिक्र होता है या फिर जिस इस्लामिक कंट्रियों का जिक्र होता है, उसमें पाकिस्तान एकमात्र देश है जहां पर उसके पास न्यूक्लियर पावर है। यानी इस युद्ध की परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के आपसी व्यवहार, संबंध और भविष्य की रणनीति को लेकर भर नहीं है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मौजूदगी भी है। और यह मौजूदगी इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा भी रखती है। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं और कटाक्ष भी करते हैं, सीधी चोट भी करते हैं। इस दौर में चोट खुले तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए, जो पूरी वार्ता शुरू होने से पहले की, उसने भी मैसेज दे दिया कि जो युद्ध में शामिल तीसरा देश है, उसको लेकर अगर मध्यस्थ करने वाले देश के सामने यह सवाल है कि वो खुले तौर पर उसके विदेश मंत्री यह लिखने से कतराए नहीं। रक्षा मंत्री ने लिखा था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, आसिफ साहब ने खुले तौर पर यह लिखा था कि इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। और इसके बाद उन्होंने शांति वार्ता चल रही है लेकिन लेबनान पे हमला हो रहा है, तमाम बातों का जिक्र किया। बाद में इजराइल ने आपत्ति की तो उन्होंने वो ट्वीट हटा लिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल जो देश मध्यस्थता कर रहा है उसकी अपनी हिस्टोरिक साख भी, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ उसके बाद की इस्लामिक सोच के आश्रय हो या फिर इस पूरे इलाके में उसकी मौजूदगी इस्लामिक कंट्रियों के बीच हो, उसके संबंध मिडिल ईस्ट देशों के साथ हो, उसमें उसकी अपनी साख भी जुड़ चुकी है। युद्ध में वो शरीक नहीं है, मध्यस्थता कर रहा है क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ उसके संबंध हैं। तो क्या इस पूरी वार्ता के बीच में इस्लामाबाद अकॉर्ड कहें या इस्लामाबाद वार्ता जो हो रही है, वो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसके अपने भविष्य को लेकर भी बहुत कुछ चीजें तय होगी, इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी पहली बार मध्यस्थ करने वाले देश की डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी के साथ भी जुड़ गई है। एक क्षण के लिए इस्लामाबाद की तस्वीर तो देख लीजिए।
आप कह सकते हैं इस्लामाबाद में जो पहले राउंड की बातचीत जो सीधे बैठकर आमने सामने नहीं हो रही है और उसमें प्रॉक्सिमिटी डायलॉग्स का जिक्र हो रहा है, उसका परिणाम तो सिर्फ अभी इतना ही है कि भरोसा जगा नहीं है। जो पॉइंट्स होने चाहिए कि इन मुद्दों पर आमने सामने बैठकर बातचीत होगी, उन पॉइंट्स के पीछे की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थिति को डेलीगेशन अभी भी पाकिस्तान के नुमाइंदों को बतला रहे हैं कि आप इसकी जानकारी दीजिए। वो अमेरिका चाहे ईरान को कहे, ईरान चाहे पाकिस्तान के जरिए कहे, मैसेज आप अमेरिका को दीजिए। दोनों के बीच एक बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बिल्कुल डिप्लोमेसी के तरीके से अमेरिका की यह पूरी बातचीत है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इमोशनल, सोशल, नेशनलिज्म, इस्लामिक एस्पेक्ट और इस पूरे इलाके में जो भागीदारी ईरान की अतीत से रही है और वो भविष्य को देखना चाह रहा इस युद्ध के बाद, वो तमाम चीज उनके अपने डेलीगेशंस ने समेटी हुई है। इसीलिए जो 5 पॉइंट्स पे टकराव का जिक्र है, वहां पर बातचीत आमने सामने बैठकर तभी संभव है जब अमेरिका ईरान को मान्यता दे दे, जब ईरान को यह गारंटी अमेरिका से मिल जाए कि भविष्य में कोई अटैक नहीं होगा, जब अमेरिका को यह गारंटी मिल जाए कि अब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने या फिर दुनिया के लिए उस समुद्री आवाजाही को खोल देगा जो उसके बंदिश में है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को वो गारंटी चाहिए जो सैंक्शन से उसका नुकसान हुआ, इस दौर में उसकी भरपाई कौन करेगा, जो उसकी अपनी इकोनॉमी है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी है, उसमें कौन गारंटी लेगा। और अगर गारंटी कोई नहीं ले रहा है और सऊदी अरब और यूएई अभी भी उस लकीर पर खड़े हैं जहां पर उन्हें लगता है कि दरअसल ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया वो सही है, तो मैसेज सिर्फ एक आखिर में उभरता है कि दुनिया के उस बाजार पर किसका कब्जा होगा। जो कब्जा ईरान का होता है तो चीन 21वीं सदी का लीडर होगा, रशिया को कोई काउंटर करने की स्थिति में नहीं होगा। और अगर ईरान का कब्जा अमेरिका मुक्त कराता है तो अमेरिका अपनी ताकत के साथ सुपर पावर बनकर खड़ा होगा। यानी बातचीत की टेबल पर यह तय हो जाए, फिलहाल यह एक असंभव सी परिस्थिति है जो पहली बार दुनिया में किसी सीजफायर के वक्त जिन मुद्दों के आश्रय खड़ी है उससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है। यह मैसेज कम से कम अभी तक का यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।